जय हिंद। आज के इस वीडियो में हम लोग मनोविज्ञान के चैप्टर नंबर 19 पर परिचर्चा करेंगे। मनोविज्ञान चैप्टर नंबर 19 जिसका नाम है मनोविज्ञान एवं सामाजिक सरोकार, निर्धनता, भेदभाव, आक्रमण, हिंसा, शांति एवं स्वास्थ्य। मनोविज्ञान एवं सामाजिक सरोकार मतलब मनोविज्ञान का समाज के साथ किस प्रकार का रिलेशन है, समाज के साथ मनोविज्ञान का क्या संबंध है, और इस संदर्भ में हम लोग गरीबी, भेदभाव, आक्रमण, हिंसा, शांति और स्वास्थ्य इन 4-5 बिंदुओं पर परिचर्चा करेंगे। तो हम सब समाज में रहते हैं। मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है। मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है और स्वभावतः मनुष्य समाज में रहता है। यह बात अरस्तु ने कहा था कि मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है। और आप समाज में रहते हैं तो समाज में अनेक प्रकार की समस्याएं देखने को मिलता होगा। बहुत सारी समस्याएं हैं, लेकिन अनेकों समस्याओं में कुछ ऐसी समस्या हैं जो हमारे समाज के लिए, सामाजिक विकास के लिए बहुत ही बड़ी घातक समस्या है। जैसे उन समस्या में निर्धनता और हिंसा एक सबसे प्रमुख समस्या है। तो आइए सबसे पहले जानेंगे कि सामाजिक समस्याओं में सबसे पहले चर्चा कर ले निर्धनता क्या है। सबसे पहले हम चर्चा करेंगे कि निर्धनता क्या है। निर्धनता क्या है या निर्धनता किसे कहते हैं? कहता है निर्धनता मतलब गरीबी। निर्धनता, इसको हम गरीबी, अंग्रेजी में पॉवर्टी कह सकते हैं। क्या है निर्धनता, गरीबी क्या है, पॉवर्टी क्या है? तो गरीबी उस स्थिति को कहते हैं, निर्धनता उस स्थिति को कहते हैं जिसमें कोई व्यक्ति अपने जीवन के मूलभूत आवश्यकता को पूरा करने में सक्षम नहीं है। जब कोई व्यक्ति अपने जीवन के मूलभूत आवश्यकता जैसे भोजन, वस्त्र, आवास, शिक्षा, स्वास्थ्य, इन चीजों को पूरा करने में सक्षम नहीं हो तो उसी स्थिति को हम निर्धनता या गरीबी और अंग्रेजी में पॉवर्टी के नाम से जानते हैं। उम्मीद है बात समझ में आई होगी। दूसरा है वंचन। क्या है? एक नया शब्द आता है वंचन। वंचन क्या है या वंचन से आप क्या समझते हैं? तो साधारण बोलचाल की भाषा में वंचन का मतलब होता है वंचित रह जाना। वंचन का मतलब होता है वंचित रह जाना। मतलब जब कोई व्यक्ति यह अनुभव करता है, यह महसूस करता है कि उसकी कोई मूल्यवान वस्तु खो गई है, जब कोई व्यक्ति यह अनुभव करता है, यह महसूस करता है कि उसकी कोई मूल्यवान वस्तु खो गई है, वह प्राप्त करना चाहता है लेकिन वह प्राप्त नहीं हो पा रहा है। जब कोई व्यक्ति यह महसूस करता है कि उसकी कोई मूल्यवान वस्तु खो गई है, वह उस वस्तु को प्राप्त करना चाहता है लेकिन वह उस वस्तु को प्राप्त नहीं कर पा रहा है, तो इस स्थिति को हम क्या कहेंगे? वंचन के नाम से जानते हैं। मन में प्रश्न होगा, तो निर्धनता और वंचन में क्या अंतर है? तो निर्धनता और वंचन में अंतर की हम बात कर ले, अगर दोनों में हम डिफरेंस, अंतर की बात कर ले, तो निर्धनता में कहता है कि मूलभूत आवश्यकता को पूरा नहीं कर पा रहा हूं, कुछ ऐसी कमी है, मतवार्थिक कमी, जिस कारण अपने मूलभूत आवश्यकता को पूरा नहीं कर पा रहा है। लेकिन वंचन कहता है कि वह व्यक्ति लायक था लेकिन किसी कारण से या कोई उसकी वस्तु खो गई है, गायब हो गई है,
उसे हासिल करना चाहता है लेकिन हासिल नहीं हो पा रहा है। निर्धनता में संसाधनों की, निर्धनता मतलब संसाधनों की कमी, और वंचन का मतलब संसाधनों की कमी नहीं, संसाधन के होते हुए भी संसाधन तक नहीं पहुंच पाना। मतलब इसको एक सेंस में कहे, दोनों में अंतर की अगर बात करें, अगर निर्धनता और वंचन में अंतर की बात एक लाइन में करें तो निर्धनता में क्या होगा? संसाधन की कमी, संसाधन की कमी। और वंचन में अंतर की बात करें दोनों में तो संसाधन तक पहुंच न होना, ये दोनों में ये मूल अंतर यही है। अब आएगा निर्धनता और भेदभाव, तीसरा टॉपिक मेरे सामने आता है निर्धनता व भेदभाव। मतलब निर्धनता और भेदभाव से आप क्या समझते हैं? तो अमीर और गरीब व्यक्ति में जो अंतर होता है, अमीर और गरीब व्यक्ति में जो अंतर होता है, उसी अंतर को निर्धनता व भेदभाव के नाम से जानते हैं। जैसे उदाहरण द्वारा समझा दे रहा हूं, गरीब और अमीर व्यक्ति के बीच जो अंतर होता है, एक अमीर व्यक्ति गरीब व्यक्ति से जो भेदभाव करते हैं, उसी भेदभाव को निर्धनता और भेदभाव के नाम से जानते हैं। जैसे अक्सर देखा जाता है हर समाज में, हर स्थान पर अमीर के साथ किसी प्रकार का भेदभाव नहीं है, लेकिन गरीबों के साथ हर स्थान पर, चाहे सामाजिक बात हो, आर्थिक बात हो, राजनीतिक बात हो या धार्मिक बात हो, अमीर के साथ किसी भी प्रकार का कहीं भी भेदभाव नहीं होता है, लेकिन गरीबों के साथ सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक, धार्मिक हर प्रकार के क्रियाकलाप में, हर प्रकार के शैक्षणिक, हर प्रकार के क्रियाकलाप में भेदभाव किया जाना निर्धनता और भेदभाव कहलाता है। निर्धनता और भेदभाव ऐसी स्थिति है जिसमें निर्धनों के साथ सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक, धार्मिक, यहां तक कि शैक्षणिक क्रियाओं में भी भेदभाव किया जाना निर्धनता व भेदभाव कहलाता है। अब देखिए निर्धनता और भेदभाव के घटक कौन कौन है। निर्धनता मतलब कहता है, अगला टॉपिक निर्धनता व भेदभाव के घटक की बात कर ले तो निर्धनता और भेदभाव के कई घटक हैं, इनको कई आधारों पर अंतर कर सकते हैं। घटक का तो अभिप्रेरणा, निर्धनता और भेदभाव का आधार की बात कर ले तो निर्धनता और भेदभाव के आधार में सबसे पहले आएगा अभिप्रेरणा। मन में होगा कि अभिप्रेरणा निर्धनता और भेदभाव का आधार कैसे है, तो आपको बता दे कि जो निर्धन व्यक्ति होते हैं वह अपने सफलता के पीछे कर्म नहीं, भाग्य का दोष मानते हैं। भाग्य भरोसे जीने वाले होते हैं, कर्म किया नहीं और भाग्य के भरोसे रह गया। अभिप्रेरणा कहता है कि वो भाग्य भरोसे जीने वाले होते हैं, कठिन परिश्रम न करके सोचते हैं कि भाग्य में होगा जरूर मिल जाएगा। तो पहला आधार है। दूसरा व्यक्तित्व, दूसरा आधार है व्यक्तित्व। व्यक्तित्व का आधार क्या है? निर्धनता और भेदभाव के आधार में व्यक्तित्व का आधार याद रखेंगे। निर्धन जो व्यक्ति होते हैं उसके पास जीवन स्तर, आत्मसम्मान का स्तर भी निम्न होता है। निर्धन के जो आत्मसम्मान का स्तर होता है बड़ा लो होता है और दुश्चिंता का स्तर उच्च होता है। निर्धनों के साथ ऐसा देखा गया है कि उसके आत्मसम्मान का जो लेवल होता है वह निम्न होता है, लेकिन दुश्चिंता का जो लेवल होता है बहुत उच्च होता है। निर्धनों की सबसे बुराई ये है, जो उसके गरीबी का रीजन है, कि वो भविष्य के लिए कुछ नहीं सोचता, वर्तमान में ही अपने जीवन को बिता देता है। भविष्य के लिए उसकी कोई चिंता नहीं होती है, उसका संपूर्ण एक्टिविटी वर्तमान परिप्रेक्ष्य से ही जुड़ा होता है।
तीसरा सामाजिक व्यवहार के आधार पर है। निर्धनता व भेदभाव का तीसरा आधार है सामाजिक आधार। कहेंगे सामाजिक आधार का मतलब क्या हुआ, इस बात को बताया जाए। तो सामाजिक आधार का मतलब होता है कि जो निर्धन होते हैं ना, वो कर्म नहीं करते हैं, बल्कि पूंजीपति वर्ग के लोगों के साथ घृणा और द्वेष की दृष्टि से देखते हैं। पूंजीपति आगे कैसे बढ़ गया, उसने आगे बढ़ने के लिए कौन कौन से कार्य किए, कितना मेहनत किया, वह समय को कैसे मैनेज करता है, इस बातों को ध्यान नहीं देता है। लेकिन अगर वह अमीर हो गया तो उसके अमीरी से ईर्ष्या द्वेष करता है। निर्धनों के निर्धनता और भेदभाव का ये तीसरा आधार है। किसके अंदर घृणा की भावना होती है, द्वेष की भावना होती है, किसी से प्रेरित नहीं होता। प्रेरणा का इसमें क्या होता, अभाव होता है। उसने इतना घंटा तक मेहनत किया, इतना रिस्क लिया, इस प्रकार से रहा, इस प्रकार से जिया, ये नहीं देखेगा, बल्कि अमीर के पीछे भागते रहेगा। ये उसका सामाजिक संदर्भ है। संज्ञान, चौथा कहेंगे संज्ञान के आधार। संज्ञान भी निर्धनता और भेदभाव का आधार है। निर्धनता और भेदभाव का जो आधार है, संज्ञान भी है। जो निर्धन होते हैं, आप उसे लाख समझा के दिखा दो, लेकिन समझने का नाम नहीं लेगा वो। उदाहरण, आज दुनिया की एक सबसे भारी बीमारी हो गई है मोबाइल। दुनिया की सबसे भारी महामारी के रूप में आ गया है युवाओं के हाथ में मोबाइल। मोबाइल विज्ञान का एक वरदान है। इंटरनेट का आविष्कार विज्ञान का एक वरदान है, लेकिन इस वरदान का निर्धन वर्ग के बच्चे दुरुपयोग कर रहे हैं। इस मोबाइल का वो सदुपयोग नहीं, दुरुपयोग कर रहे हैं। इसका प्रयोग केवल चैट में, गलत वीडियो देखने में, शिक्षा में और अनुसंधान में इसका वो प्रयोग नहीं कर पा रहा है। ज्यादातर फिल्म देखने में, गाना सुनने में कर दे रहा है। तो संसाधन का, संज्ञान का अभाव उसके अंदर है कि मोबाइल से हम कौन कौन सा लाभ उठा सकते हैं, इन बातों के बारे में वह ध्यान देता नहीं है, और जो उसके लिए जरूरी नहीं है उन चीजों पर ध्यान देता है। मानसिक स्वास्थ्य, पांचवा आधार क्या है, मानसिक स्वास्थ्य। कहता है निर्धनता के और भेदभाव के लिए मानसिक स्वास्थ्य भी जिम्मेवार होता है। मनोवैज्ञानिकों के अनुसार यदि मानसिक स्वास्थ्य पर दृष्टिपात किया जाए, दृष्टि को डाला जाए, तो निर्धनों के साथ देखा जाता है कि अधिकांश निर्धन किसी न किसी मानसिक रोग से क्या है, पीड़ित है। उनके ऊपर छोटी समस्या आ जाती है तो छोटी समस्या को भी बहुत विकराल समस्या मान लेते हैं। समस्या से लड़ने के बजाय समस्या में जूझ जाते हैं और उससे बाहर निकल नहीं पाते। तो अब से प्रश्न एक आता है नया, निर्धनता के कारण। मन में एक प्रश्न होगा, ये जो निर्धनता है, ये जो गरीबी है, इस निर्धनता के कारण क्या है, रीजन क्या है, इस निर्धनता से कैसे हम मुक्ति पा सकते हैं, कैसे बाहर निकल सकते हैं। तो आपको बता दें, निर्धनता का सबसे बड़ा कारण है अशिक्षा। मतलब शिक्षा का अभाव निर्धनता के लिए जिम्मेवार है। दूसरा, संसाधनों का अभाव। निर्धनता का कारण है संसाधन का अभाव होता है। तीसरा कारण है व्यावसायिक शिक्षा का अभाव। व्यावसायिक शिक्षा का अभाव। 4 नंबर में कुशलता का अभाव।
निर्धनता के लिए जिम्मेवार कारक है। निर्धनता का अभाव होता है, निर्धनों का सामाजिक आर्थिक स्तर भी नीचा होता है और भौगोलिक संरचना भी निर्धनता के लिए एक और रीजन जिम्मेवार है, भौगोलिक संरचना। भौगोलिक संरचना भी निर्धनता के लिए उत्तरदायी कारण है, क्योंकि रेगिस्तानी क्षेत्र में रहने वाले, ध्रुवीय क्षेत्र में रहने वाले कभी अमीरी की कल्पना नहीं कर सकते, क्योंकि वहां संसाधन की कमी है और ऐसी भौगोलिक संरचना या बनावट है ही नहीं। मन में प्रश्न होगा, तो निर्धनता को कैसे रोका जाए? मतलब अगला टॉपिक होगा निर्धनता निवारण के उपाय। निर्धनता के निवारण के उपाय क्या है? निर्धनता पर नियंत्रण कंट्रोल कैसे किया जाए? तो आपको बता दें, निर्धनता निवारण के कई उपाय हैं, कई तरीके हैं। जैसे रोजगार के अवसरों को बढ़ा दिया जाए। निर्धनता को दूर करने के लिए क्या है? जैसे मैंने यहां कहा व्यवसायिक अशिक्षा, तो शिक्षा दिया जाए उसको। हमने यहां लिखा संसाधनों का अभाव, तो संसाधनों को उसको पूर्ति कर दिया जाए। व्यवसायिक शिक्षा उसे दिया जाए। कुशलता का अभाव, तो उसे कुशल बना दिया जाए। और रोजगार के अवसर उपलब्ध कराया जाए, तो रोजगार के अवसर को उपलब्ध करा करके, व्यवसायिक शिक्षा प्रदान करके, संसाधनों की पर्याप्त उपलब्धता करा करके, और जीवन की जो मूलभूत आवश्यकताएं हैं उन मूलभूत आवश्यकताओं को पूरा करके निर्धनता को दूर किया जा सकता है। अब है निर्धनता के चक्र क्या है? एक नया टॉपिक आता है, निर्धनता। निर्धनता चक्र क्या है? टॉपिक है निर्धनता चक्र क्या है, या निर्धनता चक्र से आप क्या समझते हैं? तो मनोवैज्ञानिकों का मानना है, अर्थशास्त्रियों का मानना है कि गरीबी ही गरीबी का मूल कारण है। निर्धनता ही निर्धनता की जननी है, मतलब गरीबी ही गरीबी का मूल कारण है। विद्वानों ने यहां लिख दिया, गरीब इसलिए गरीब है क्योंकि वह गरीब है। इसका मतलब यह हुआ कि जो गरीब होते हैं उनकी आय कम होती। आय कम होगी तो बचत कम होगा, या बचत नहीं होगा, और बचत नहीं होगा तो निवेश नहीं होगी, और निवेश नहीं होगी तो पूंजी का निर्माण नहीं होगा। इसके अलावा यदि बचत नहीं होगा तो आकस्मिक आवश्यकता को पूरा करने के लिए वह ऋण लेगा, और वह ऋण के जाल में क्या हो जाएगा? जकड़ जाएगा, क्योंकि उसको कभी बचत होती नहीं है, तो ऋण को सधा कैसे पाएगा? तो निर्धनता के चक्र का मतलब हो गया, निर्धनता ही निर्धनता की जननी है। मतलब गरीब इसलिए गरीब है क्योंकि उसकी आय कम है। आय कम होगा, सारा आय उपभोग पर व्यय हो जाएगा। उपभोग पर व्यय होगा मतलब बचत नहीं होगी, बचत नहीं होगी तो निवेश नहीं होगा, निवेश नहीं होगी तो पुंज का निर्माण नहीं होगा, और वह निर्धनता के चक्र में फंस जाएगा। अगला टॉपिक एक आता है मेरे सामने, आक्रमण। एक अगला टॉपिक आया, आक्रमण क्या है? एक व्यक्ति के द्वारा दूसरे व्यक्ति को हानि या चोट पहुंचाने के दृष्टि से किया गया प्रहार। जब एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति पर हानि पहुंचाने के उद्देश्य से जो प्रहार करता है उसे ही हम आक्रमण के नाम से जानते हैं। मतलब एक व्यक्ति के द्वारा दूसरे व्यक्ति को हानि पहुंचाने के उद्देश्य से जो प्रहार करता है उसे कहते हैं आक्रमण। और आप बता दें कि आक्रमण दो प्रकार के होते हैं। आक्रमण कितने प्रकार के होते हैं? तो आक्रमण दो प्रकार के होते हैं। एक होता है नैमित्तिक, एक होता है नैमित्तिक आक्रमण, दूसरा होता है शत्रुतापूर्ण आक्रमण। मैंने कहा कि आक्रमण क्या है, तो एक व्यक्ति के द्वारा दूसरे व्यक्ति को चोट या हानि
या क्षति पहुंचाने के उद्देश्य से जो प्रहार किया जाता है उसको हम आक्रमण कहते हैं। आक्रमण दो प्रकार के होते हैं, होता है नैमित्तिक आक्रमण, दूसरा होता है शत्रुतापूर्ण आक्रमण। प्रश्न है नैमित्तिक आक्रमण क्या है? तो जब किसी लक्ष्य को पूरा करने के लिए, किसी वस्तु को प्राप्त करने के लिए, किसी लक्ष्य को पूरा करने के लिए या किसी वस्तु को प्राप्त करने के लिए जब हम आक्रमण करते हैं तो उसको हम नैमित्तिक आक्रमण कहते हैं। जब किसी लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए, किसी वस्तु को प्राप्त करने के लिए, किसी उद्देश्य को पूरा करने के लिए जब हम आक्रमण करते हैं तो उसको हम नैमित्तिक आक्रमण कहते हैं। दूसरा है शत्रुतापूर्ण आक्रमण। शत्रुतापूर्ण आक्रमण क्या है? तो शत्रुतापूर्ण आक्रमण मतलब पहले से किसी व्यक्ति के साथ आपकी दुश्मनी हो, तो पहले से चल रही किसी विवाद के कारण जब एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति पर आक्रमण करता है, पहले से चल रही विवाद, लड़ाई या झगड़ा के कारण जब एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति पर आक्रमण करता है तो उसे हम शत्रुतापूर्ण आक्रमण के नाम से जानते हैं। अब है आक्रमण के कारण क्या है? अगला टॉपिक होगा आक्रमण के कारण। तो आपको बता दें आक्रमण के कई कारण हैं। पहला कारण कि सरल प्रवृत्ति। आक्रमण का पहला कारण क्या है? सरल प्रवृत्ति। कुछ लोगों का ऐसा विचार ही होता है, अचानक चलते किसी पर प्रहार कर देना। कुछ लोग की जन्मजात ऐसा गुण होता है जो बिना वजह बिना कारण ही किसी पर प्रहार कर देते हैं। तो सरल प्रवृत्ति। दूसरा कारण है शरीर क्रियात्मक तंत्र। शरीर क्रियात्मक तंत्र, कुछ लोगों की जो शरीर की क्रियाएं होती है, जो मस्तिष्क की क्रियाएं होती है, ऐसी होती है कि बिना आक्रमण किए, बिना किसी को क्षति पहुंचाए उसे मानसिक संतोष या शांति ही नहीं मिलती। तीसरा बाल पोषण। आक्रमण के लिए जिम्मेवार कारण है बाल पोषण। कुछ लोग ऐसे होते हैं जिनका बचपन ही उसी माहौल में बीता हो, तो जिसका बचपन ही लड़ाई झगड़ा में बीता हो, देखा हो बचपन से, तो सहज किसी पर अटैक कर देते हैं। उसका कुंठा। मनोवैज्ञानिकों का मानना है कि कुंठा भी आक्रमण के लिए जिम्मेवार है, क्योंकि कुंठा का मतलब हम पहले भी चर्चा कर दिया हूं कि जब किसी व्यक्ति को अपने लक्ष्य तक पहुंचने के लिए, जब किसी व्यक्ति को अपने लक्ष्य तक पहुंचने के लिए या लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए कोई बाधा बनता है, तो जो व्यक्ति बाधा बना, उस बाधा बनने वाले व्यक्ति को वह कभी न कभी क्षति पहुंचा ही देता है। तो कुंठा भी आक्रमण के लिए एक जिम्मेवार कारक है। उसके बाद पांचवा पॉइंट होगा अधिगम। अधिगम का मतलब तो सीख या सीखना। अधिगम कहता है कि कुछ लोग आक्रमण इसलिए कहते हैं, देखा गया है, ऐसा महसूस किया गया, अनुभव किया गया है, कुछ लोग इसलिए आक्रमण करते हैं कि उन्हें लगता है कि जो मुझे चाहिए वह नहीं मिल पा रहा है। कुछ लोग आक्रमण इसलिए करते हैं, अधिगम कहता है कि जो हमें चाहिए, जिसे मैं प्राप्त करना चाहता हूं वह मुझे नहीं मिल पा रहा है, वह वस्तु मुझे प्राप्त नहीं हो पा रही है, वह आक्रमण कर देगा। और आक्रामक मॉडल का सिद्धांत आपको बता दे, एक नया टॉपिक है आक्रामकता मॉडल। आक्रामकता मॉडल पर के बारे में जो विचार दिया था एल्बर्ट बंदूरा ने दिया था। एल्बर्ट बंदूरा एक मनोवैज्ञानिक थे जिन्होंने आक्रामक मॉडल के बारे में अपना विचार दिया था। इसके अलावे अधिगम के अलावे हम ले चर्चा कर ले छठा नंबर पॉइंट व्यक्ति कारक। कुछ व्यक्ति भी होते हैं जिनसे किसी व्यक्ति को खास दुश्मनी होती है, इसलिए भी आक्रमण कर देते हैं। कुछ लोग व्यक्ति कारण में गर्म मिजाज के लोग होते हैं, कुछ ऐसे होते हैं जो गर्म मिजाज के होते हैं, बात बात पर लड़ाई। इसके बाद
सातवां कारण कहता है सांस्कृतिक कारण। आक्रमण के लिए सांस्कृतिक कारक भी जिम्मेवार है। आक्रमण के लिए सांस्कृतिक कारक भी जिम्मेवार है। तो मन में एक प्रश्न होगा, आक्रामकता को कम करने के उपाय को कम करने के उपाय। भाई आक्रामकता को कम करने का उपाय क्या है? क्या आक्रामकता को कम नहीं किया जा सकता है? याद रखेंगे, आक्रामकता को भी कम किया जा सकता है। जो आक्रमणकारी है उसमें सामाजिक, नैतिक और आध्यात्मिक शिक्षा के बल पर आक्रामकता को कम करने का सबसे बढ़िया उपाय है उसे नैतिक शिक्षा दिया जाए, सामाजिक शिक्षा दिया जाए, मानवीय मूल्य और महत्व को समझाया जाए। तो मानवीय मूल्य और महत्व को समझाकर, नैतिक शिक्षा प्रदान करके, आध्यात्मिक शिक्षा प्रदान करके, सामाजिकता के मॉडल को समझा करके व्यक्ति के आक्रामक व्यवहार को कम किया जा सकता है। अब है स्वास्थ्य की बात करता है। स्वास्थ्य, वह व्यक्ति जिसके शरीर में किसी प्रकार का रोग ना हो। तो जो व्यक्ति शारीरिक और मानसिक दोनों ही दृष्टिकोण से स्वस्थ हो, मतलब किसी प्रकार का शारीरिक रोग ना हो, शरीर के संरचना में किसी प्रकार का दोष ना हो, शरीर के बनावट में किसी प्रकार का दोष ना हो, मतलब लगना लूझा काना कोना कुछ भी नहीं हो, बाहर भीतर सभी दृष्टिकोण से परिपूर्ण हो, तो वैसे व्यक्ति को हम स्वस्थ व्यक्ति के नाम से जानते हैं। अब है मानव के जीवन पर टेलीविजन की बात करें। मानव व्यवहार पर टेलीविजन का प्रभाव। कहता है कि मानव के व्यवहार पर टेलीविजन के प्रभाव क्या है। तो हम जानते हैं कि टेलीविजन प्रौद्योगिकी के विकास का एक नमूना है। टेलीविजन मानव के लिए बड़ा ही उपयोगी वस्तु है, लेकिन टेलीविजन का सकारात्मक और नकारात्मक दोनों प्रभाव पड़ता है। जहां टेलीविजन से हमें देश विदेश में घटने वाली घटनाओं के बारे में जानकारी मिल जाती है, कुछ मनोरंजन के लिए गीत संगीत फिल्म देखने को मिलती है, लेकिन टेलीविजन से नुकसान भी है, क्योंकि टेलीविजन का यदि आदत लग जाए तो लोग घर से बाहर निकलना, घूमना फिरना बंद कर देंगे, और चलना फिरना, घूमना फिरना बंद कर देंगे, तो उसका शरीर जकड़ना शुरू हो जाएगा, और शरीर जब जकड़ना शुरू हो जाएगा तो वह नाना प्रकार के बीमारियों से क्या हो जाएंगे, ग्रसित हो जाएंगे। टेलीविजन जरूरी है, लेकिन उसका उपयोग कुछ निश्चित समय, निश्चित घंटा तक किया जाए। अवकाश हो तो टेलीविजन में चिपक के ना रहा जाए, जितना जरूरी है उतना ही उसका उपयोग किया जाए, लेकिन आवश्यकता से ज्यादा टेलीविजन का उपयोग या टेलीविजन को देखना भी शारीरिक और मानसिक दोनों ही दृष्टिकोण से क्या है, घातक। तो आज के क्लास में इतना ही। पुनः कल हम लोग नए चैप्टर के साथ उपस्थित होंगे। धन्यवाद।